यहाँ पार्टिकल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। पार्टिकल आपको कहाँ मिल रहा है, जीरो से लेकर ए तक मिल रहा है, जीरो से ए तक मिल रहा है। तो बुकों में लिखा रहता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो सामान्यीकरण की शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार ये नॉर्मलाइजेशन क्या चल रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यानी सामान्यीकरण की शर्त जो रहती है वो ऐसी रहती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, साइड साइड कंजुगेट या पीडीएफ बराबर 1 होता है। इसको 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे बच्चों। तो यहाँ पार्टिकल नहीं मिलेगा, जीरो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने लिखवाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि मुझे मालूम था थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चा हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बता दिया। आपको भी नहीं लिखना है ऐसा एग्जाम में। चलो अपन डायरेक्ट कंडीशन लगाते हैं, जीरो से लेकर ए तक पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, जीरो से लेकर फुल प्रायिकता, टोटल के लिए इंटीग्रेशन लगाते हैं, फिर एक से रखो इसमें जीरो से ए, पी की वैल्यू कहाँ गई। अच्छा एक काम करना पड़ेगा, पहले पी की वैल्यू इसमें रखो, कहाँ, वो एक सेकंड एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। बी की वैल्यू उठाओगे उसमें इधर रख दो, साई इक्वल टू आ जाएगा, साई इक्वल टू ए साइन, ए साइन बी की जगह क्या रखेंगे, एन पाई एक्स अपॉन में। ठीक है, अब प्लस है। अब रखो चलो, जीरो से लेकर ए तक क्या करें, जीरो से ए तक पी डी एक्स बराबर 1, यही हो जाएगा। तो रखते हैं चलो, जीरो से ए, पी कितना है, पी किसके बराबर होता है, साई स्क्वायर के, डी एक्स बराबर 1। मॉड के अंदर साई स्क्वायर लिखा करो हमेशा, मॉड के अंदर। अगर मॉड के अंदर लिखोगे ना साई स्क्वायर, तो ये उससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी अगर आई तो पॉजिटिव आ जाए। वैसे तो नहीं आती है नेगेटिव, मान लो नेगेटिव भी आ रही पॉजिटिव मिल रही। तो जीरो से ए, ये साई स्क्वायर की वैल्यू रखो जरा इसमें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए और डी एक्स बराबर 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या, साई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया तो ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देना, जीरो से ए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह थी, साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये पूरा लिखा होता है। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह ये पूरा आ जाएगा एन पाई एक्स अपॉन डिवाइडेड बाय इनटू में डी एक्स बराबर। समझ में आया आपको। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा की जगह ये लिखा है अपॉन में इक्वल टू 1। इस 2 को बाहर ले आना, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट कर दो। 1 का इंटीग्रेशन कई बच्चे जीरो लिख के चले जाते हैं, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स हो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाय एक्स का जो कोफिशिएंट है कितना है, 2 एन पाई अपॉन, ये वाला जो 2 था ना मैंने बाहर निकाल दिया, जीरो से ए लिमिट हो। समझ में आया। 1 का इंटीग्रेशन कितना, एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन कितना, साइन, जो भी टर्म है वो लिखेंगे, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका डिवाइड लग जाएगा, जीरो से ये लिमिट है बराबर में 1। चलो नोट कर लो, मैं लाल वाले को मिटाऊंगा, पूरे को मिटा देता हूँ उसको। रेड रेड वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, जिसने नहीं लिखा वो बता दिया था। नोट्स तो मैं भेजूंगा ही, लेकिन क्या है आप लोग लिखते रहोगे ना, उससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। सर नोट्स में कुछ गलती भी रहती है सर। हाँ वो गलती रहती है ना, तो वो करेक्ट हो जाता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा सा लिख लिया करो, उससे क्या फायदा मिलेगा, कि जो गलती होगी ना वो आप करेक्ट कर पाओगे। तो आप तो डेरिवेशन ये लिखो, नोट्स वाला तो भूल जाया करो, थ्योरी थ्योरी लिख दिया करो बस। चलो लाल वाले को मिटा देता हूँ।
और फिर भी आपको ऐसा लगे ना कि ये वाली चीज गलत तो नहीं लिखी, मान लो आपने नोट्स पढ़े और उसमें लगा ये चीज, तो उसको अंडरलाइन करके मुझे सेंड कर दिया कि ये चीज सर क्या लिखा हुआ है, ये गलत नहीं, तो मैं नहीं सर है। साथ साथ लिखता हूँ सर, आपके साथ ही साथ लिखता हूँ मैं तो सर। हाँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आ गया। चलो रखते हैं लिमिट ए स्क्वायर अपॉन, बच्चों सबसे पहले रखेंगे ए अपर लिमिट, ए माइनस, यहाँ पर एक्स रखो जरा, वो ए रखो आप, तो ए रखेंगे तो ए से ए तो कट जाएगा, ए रखेंगे तो ए से ए तो कट जाएगा, साइन 2n पाई आ जाएगा। और सभी बच्चों को मालूम है साइन 2n पाई की वैल्यू जीरो होती है, क्या होती है, जीरो, जीरो होती है। तो इसलिए मैं यहाँ ए रखूंगा तो ए से कटेगा, साइन 2n पाई जीरो हो जाएगा, तो जीरो बटे कुछ भी जीरो होता है, तो ये आपका जीरो आ गया। अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर को रखने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि लोअर जीरो रखोगे तो जीरो, और यहाँ रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये आपको रखने की जरूरत है नहीं, बराबर 1। 2 को इधर लेगा, स्मॉल ए को नहीं लेगा, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 अपॉन ये इधर और ए नीचे, या ए बराबर अंडर रूट 2 अपॉन, और ये जो वैल्यू आई उसको इधर रखें। इस इक्वेशन को आपकी मर्जी है, कोई नाम देना है, जैसे 3 दे दिए, 4 को नाम दे, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 4, तो 4 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, साई बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए की जगह 2 अपॉन ए, ये रख दिया, साइन एन पाई एक्स अपॉन, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछें, और ये 5वीं इक्वेशन मैंने डाल, बताओ कोई अगर ऐसा है जिसमें, जिसको जो भी मैंने स्टेप लिखा है उसमें परेशानी है, पूछ सकते हो। नहीं है ऐसा कोई? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो मैं ये वाला और वो वाला दोनों मिटाने जा रहा हूँ, सर दोनों ही मिटा रहा हूँ। हाँ सर रेड पेन से जो आपने राइट लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट वाली लाइन लिखी है ना, वो एक बार दोबारा बता दीजिए। आपने वैल्यू रखी है 0 से a तक की, हाँ ये वाली। देखो, सबसे पहले हम इधर बताते हैं, जैसे हमने क्या किया, अपर लिमिट रखी एक्स की जगह ए, पहले एक्स की जगह ए रखा तो ये वाला टर्म आ गया आपका ए। फिर एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए से ए कट जाएगा, साइन 2n पाई आ जाएगा, और साइन 2n पाई कितना होता है, जीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा जीरो, तो मैंने जीरो लिख दिया। फिर माइनस लोअर लिमिट होती है ना, लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट में जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो रखेंगे यहाँ पर तो फिर जीरो आएगा, क्योंकि जीरो अपन कुछ भी हो वो तो जीरो ही होता है, तो यहाँ रखेंगे साइन में जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो मैंने नहीं लिखा, इक्वल टू यस 1 सर। है तो 1। फिर उसके बाद बीच का क्या किया है मैंने, इस 2 को मैं इधर ले गया हूँ, 1 में मल्टीप्लाई कर दिया है, और a को नीचे ले आया, तो 2 अपॉन ए हो गया, a बराबर निकाल दिया अंडर रूट 2 अपॉन ए, फिर ये बच गया। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर, आगे समझ में। और कोई बच्चा है जिसको परेशानी है, पूछ सकता है? नहीं है, चलो तो ये मैं मिटाता हूँ, मैं पूरा ही मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप बता भी दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा सर, तो चलो लिख लिया, इसका मतलब ऑनलाइन में स्पीड आपकी ज्यादा रहती है, ऑफलाइन में क्या है, इधर उधर देखते रहती हो ना, ऑनलाइन में क्या है, यही देखना है, और कहीं देखना भी नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा है, सब बंद है, सब अपनी अपनी इस ऑनलाइन में सर चश्मा लग गया हमें। जगह। तो लग भी रहे हुए, पढ़ने वाले लग रहे हुए बच्चे। अब आते हैं ऊर्जा के आइगन मान, ऊर्जा के आइगन मान, हेडिंग बना देना, ऊर्जा के आइगन मान, आइगन मान, तो इस इंग्लिश में लिखते हैं आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के आइगन मान, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के आइगन मान, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों साई बराबर क्या था, अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन
n पाई x अपॉन a, ये था सही बात। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो भी है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने आज लिखी थी ना, उसको जो भी इक्वेशन आपने नाम दिया है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करके, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करके उसको उससे या तो कंपैरिजन करा दो और या फिर इसकी वैल्यू उसमें रख दो, जैसी आपकी इच्छा। देखो कैसे, तो ई आ जाएगा। आप कैसे, पहले इसका 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, अंडर रूट 2 अपॉन ए, साइन का डिफरेंशियल बच्चों कितना होता है, cos n पाई x अपॉन। और ऐसा भी नहीं है, मैं आपको एक चीज बताऊं ना, कि जैसे मान लो जो चीज नोट्सों में हो, वो चीज जैसे मान लो मैंने यहाँ कराई तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे नोट्सों में मालूम क्या होगा, इसका मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया है और उसको मैंने वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रख दी है। मान लो मैं यहाँ ऐसा करा देता हूँ कि 2 बार डिफरेंशियल करके उसके साथ कंपैरिजन करा रहा हूँ, तो आपको ऐसा भी नहीं रट लेना है बिल्कुल, है ना। तो ये भी चीज याद रखें। तरीके कोई कोई कई सारे होते हैं, इसलिए तो आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ डबल डिफरेंशियल कर दिया। अच्छा, यहाँ एक बार हो गया, साइन का तो कॉस हो गया, फिर एन पाई एक्स अपन का होगा एन पाई बाई ए, साइन का कॉस, फिर इसका एन पाई बाई ए। फिर बच्चों क्या करेंगे, एक बार और करो जरा, इसका माइनस का 2 अपॉन ए, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन पहले लगा दिया, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, फिर एक और एन पाई अपॉन ए आ जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए, एक और आ जाएगा, तो उसका माइनस साइन आ जाएगा। फिर एक बार इसका भी होगा ना, एन पाई एक्स अपॉन ए, एक पहले से ही है, इसकी जगह पर साई लिख सकती है, देखो इसकी जगह साई, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, इसकी जगह साई लिखेंगे तो माइनस का एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी जगह साई। इस पूरे को इधर ले आओ, तो क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साई बराबर। या तो ये वाली वैल्यू उसमें रख दो श्रोडिंगर में, तो भी आ जाएगा, और नहीं रखना है आपको तो ये लिखा लो। मैं कंपैरिजन करा देता हूँ, कंपैरिजन विथ इक्वेशन, किस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कराना है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h कट का स्क्वायर साई बराबर, इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कराना है। जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना आपकी श्रोडिंगर वाली, फर्स्ट डाला हो या नहीं डाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सीधा लिख भी दिया है। तो ये वाली वैल्यू या तो यहाँ रख देते तो भी आ जाता है, तो कंपेयर करा, साई की जगह साई है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह कितना है, तो 2me अपॉन h कट का जो स्क्वायर लिखा है उसकी जगह कितना है आपका, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। निकालने के तरीके कई सारे होते हैं, जो आज जैसा जैसे चाह वैसे निकाल सकते हो, बट आंसर वही आएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई बाय एच कट स्क्वायर अपॉन ये इधर आ जाएगा 2n a। जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को याद रखना चाहिए कि एच कट की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। तो ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ रखो, कितना आ जाएगा, e बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एच कट की वैल्यू ये वाली यहाँ रखेंगे, तो देखो ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, 2 पहले से ही यहाँ रखेंगे, एच स्क्वायर अपॉन 2 पहले से, तो 8 पाई स्क्वायर एन ए स्क्वायर पहले से ही है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, तो ई एन बराबर आ गया, इसको ई एन लिख सकते हैं क्योंकि एन पर डिपेंड कर रहा है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एन ए, एनर्जी ऑफ nth स्टेट, nवीं अवस्था की ऊर्जा आती, एन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ई एन भी लिख सकते हैं। बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो, लिख लो आराम। सर यहाँ पे क्या हुआ थोड़ा सा, कहाँ पर, कंपेरिजन टेस्ट के बाद जो सर जो 2me आ गया सर, ये थोड़ा
यहाँ पे रेड यहाँ रेड से लिखा है यहाँ पे सर। रेड वाले में हाँ सर। इसको कंपेयरिंग कराना है, इसको और इसको इसके साथ कंपेयर अच्छा कराना है। ये वाली जो क्वांटिटी लिखी है इसको इसके साथ कंपेयरिंग करा दिया। हाँ सर, ओके ओके सर। बताओ, मिटा दें? चलो मिटा देते हैं, मिटाते हैं। अब क्या करना है, en की तो वैल्यू आ गई, अब n की जगह रखते थे 1 2 3 रखते हैं। en बराबर बच्चों कितना आया, en बराबर आ गया आपके पास n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m e स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, ये en की वैल्यू है जो कि n पर डिपेंड कर रही है, 8m e स्क्वायर। क्या है रिलेशन n के साथ इसका, en डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे n का मान बढ़ाएंगे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब कितनी बढ़ेगी वो अपन निकाल लेते हैं और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना लेते हैं, ऊर्जा स्तर आरेख। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखते हैं और n इक्वल टू 1 रखो 1, तो कितना आ जाएगा E1 बराबर बच्चों n इक्वल टू 1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। मूल अवस्था बोलते हैं हिंदी में, मूल अवस्था, मूल अवस्था। चलो निकालते हैं, n की जगह 1 रखो तो आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। फिर रखो 2, n बराबर रखेंगे 2, तो n बराबर 2 रखेंगे बच्चों कितना आएगा, क्या आ जाएगा E2 बराबर n की जगह 2 रखा 4 h स्क्वायर, काटना कुछ भी नहीं है इसमें 8m a स्क्वायर। एक और रख दो फॉर n इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ जाएगा E3 बराबर 4 की जगह आ जाएगा यहाँ रखिए तो 9 h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। जितने चाहो उतने रख लो, आपकी मर्जी है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो E1 के बराबर है, इसकी वैल्यू तो 4 लिख दिए बराबर। h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है आपकी, E1 के बराबर है, E1 के बराबर तो इसको 9 लिख सकते हैं। तो आपको भी मालूम है क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं इसमें, क्या क्वेश्चन बनने वाला है। Prove that the energy in second to first excited state, first excited state कौन सी होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट होती है उत्तेजित अवस्था। Prove that the energy in first excited state is 4 times energy of ground state. Prove that the energy in second excited state is 9 times energy of ground state. सिद्ध करो प्रथम उत्तेजित अवस्था में, सिद्ध करो प्रथम उत्तेजित अवस्था में जो ऊर्जा का मान होता है वो मूल अवस्था का 4 गुना होता है। समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे भी, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आइगन वैल्यू निकाल ली, अब एनर्जी डायग्राम बनाती है। एनर्जी डायग्राम बनाना सभी बच्चों को आता है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो बड़ा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया नहीं था इस यूनिट में कम क्वेश्चन है लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन। तो सबसे पहले इवन कहा गया था, n बराबर 1 पे डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका n बराबर 1, n बराबर 1 पर एनर्जी है आपकी E1, ये है, ठीक है। अब n बराबर 2 पर देखो, n बराबर 2 पर आपको इतना ही डिस्टेंस गैप नहीं लेना है, आपको कितना गैप लेना है, इधर E1 है, इधर कितनी एनर्जी है 4E1, कितनी है E1 इधर 4E1, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 3। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर की ले लेना, फिर 3 सेंटीमीटर की ले लेना, मान लो 3 सेंटीमीटर। n बराबर
2 2 E1। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 5 का डिफरेंस है, 5 का, तो ये 3 सेंटीमीटर था, अब आपको 5 सेंटीमीटर ले लेना है, तो 5 सेंटीमीटर एन बराबर 3, और ये आ जाएगा आपका एनर्जी कितनी 9। समझ में आया आपको? फिर अगला वाला जो गैप लेना है वो ये कितना लेना है, 16 आ जाएगा, तो 7 का लेना है। मैं यहाँ तो बनेगा नहीं, मैं बना देता ऐसे, ये 7 का लेना है, एन बराबर 4 पर 16। ठीक है, तो इक्यू डिस्टेंस एनर्जी लेवल आपको नहीं बनाना है। एनर्जी लेवल इक्यू डिस्टेंस में मिलता ही नहीं है वन डायमेंशनल में। जो आपसे पूछते हैं सिद्ध करो एक विमीय बॉक्स में बंद कण के लिए ऊर्जा स्तर आरेख समदूरस्थ नहीं होता है। प्रूव दैट द एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल या वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की बात करेंगे तो उसमें इक्यू स्पेस नहीं मिलेगी। वो क्या होगी, एन के साथ इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन इक्यू स्पेस आपको नहीं मिलेगी, मतलब डिस्टेंस जो रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा। पहले जैसे अंतर बनता है, डी का है, फाइव का है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। छुट्टी है सर। बताओ, मिटा दूं इसको? चलो मिटाते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको मिटा दूं। चलो, उसके बाद आपके पास डायग्राम जो बनेगा वो नेक्स्ट में बनाया था। इसमें केवल एक डायग्राम एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? प्रोबेबिलिटी वाला डायग्राम। प्रोबेबिलिटी के लिए डायग्राम बनेगा वो अलग है, बाकी का सब सेम है। जो पिछले टर्म पे मैंने डायग्राम बनाया था ना, आपको याद है, वैसा एक डायग्राम बनेगा। तो वो बच्चों बनाते कैसे हैं ये तो आपको मालूम ही है। साई बराबर आपके पास अंडर रूट 2/a साइन एन बाई एक्स अपॉन ए है। आपको याद है मैंने क्या किया था? और नोड के लिए, नोड कहाँ मिलता है? जहां पर वेव फंक्शन साई की वैल्यू 0 होती है या फिर मिनिमम होती है, वहां क्या मिलता है? नोड मिलता है। निष्पन्द बोलते हैं इसको। जहां पर तरंग फलन साई का मान 0 होता है वहां आपके क्या मिलते हैं? नोड मिलते हैं। या अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम हो या 0 हो वहां नोड मिलते हैं। और एंटी नोड कहाँ मिलते हैं? जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू या साई की वैल्यू मैक्सिमम हो, आयाम का मान या साई का मान क्या हो? अधिकतम हो, तो वहां क्या मिलते हैं? एंटी नोड मिलते हैं। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले टर्म पे सभी बच्चों ने शायद क्लास ज्वाइन की थी। तो नोड कैसे मिलते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। कैसे? इसको क्या करना पड़ता है? एन पाई एक्स अपॉन ए को बराबर रखना पड़ता है किसके? 0 के, है ना। फिर वो निकाल लेते थे अपन, वो आप निकाल लेना, वो वैसा वैसे मैं डायग्राम डायग्राम बना देता हूँ इसमें। कैसे बना था? मान लो एन इक्वल टू 1 पर ऐसे बना था, याद है आपको? ऐसे। अब वही डायग्राम को क्या रिपीट करना, ऐसे ही था कि एन बराबर 3, 3 साइकिल, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। और ये 4 के लिए जरूरत नहीं है, ऊपर बनाने जाओ तो बना देना, इधर बना दो थोड़ा सा गैप रखना, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 3 एंड से बनाना, जल्दी बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने बनाया था डायग्राम आपको, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ आपको। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a पर यहाँ कितना मिलता था? a/2 ऐसे ही था कुछ। यहाँ कितना मिलता था? a/2, यहाँ कितना था? a/4, बना लेना वो आपके पास। और यहाँ कितना? 3a/4, ऐसा ही था। ये सारी चीजें थी, तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब एक डायग्राम और है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला। इस डायग्राम को बना चुके हैं पहले हम। जिस बच्चे को नहीं पता है, ठीक है, चलो मिटा देता हूँ। बस लास्ट डायग्राम और रह गया, उसको भी कंप्लीट करता हूँ, फिर आपका खत्म कर देता हूँ मैं 5 मिनट। इसको बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे।
कई तो सोच रहे होंगे अरे यार एक टर्म बता देते हैं दूसरे टर्म बताते। आपको अगर नहीं आए तो पूछो, कोई तो बताओ ना हमें। अब जब आ ही रहा है तो आपके पास बना हुआ है दूसरे टर्म वाला, फिर बताना क्यों है। लास्ट वाला बता देता हूँ ना, उससे भी क्लियर हो जाएगा। देखो P बराबर कितना, साई स्क्वायर होता है P बराबर, तो P बराबर साई की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 2/a मतलब 2/a साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन 2/a साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a। शॉर्ट में बताता हूँ डायग्राम। प्रोबेबिलिटी के बीच में डायग्राम ड्रॉ करना है, तो प्रोबेबिलिटी भी के बीच में डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। आप हेडिंग में जैसे बनाना चाहो तो डाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील। फिर उसके नीचे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो होती है, इसको प्रायिकता घनत्व बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। P बराबर साइज पर होता है ये आगे। अब ग्राफ अगर आपको मान लो प्लॉट करना है, ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ, वो बना देता हूं। ये रहा ग्राफ, किस किस के बीच में ड्रॉ करना है आपको, प्रोबेबिलिटी के बीच में P, x भी लिखा रहता है कई बच्चों को, एक्स एक्सिस का नंबर, और x इक्वल टू 0 ये रहा, x इक्वल टू a ये रहा, ठीक है। x इक्वल टू 0 ये रहा, x इक्वल टू ये रहा। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तब देखेगा। ये है n बराबर 1 के लिए, और ये थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, ये n बराबर आपका 2 के लिए, और ये आपका n बराबर 3। ठीक है, अब देखो कितना बनेगा, आप लोग खुद ही बताओगे मुझे। देखो मैं केवल एक ही शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैं केवल वो फाइंड कर लूंगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी वो फाइंड कर लेता हूँ, तो बोलो n पाई x अपॉन a को मैक्सिमम होना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब n पाई x अपॉन a क्या होगा, मैक्सिमम होगा। n पाई x अपॉन a क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये कब कब मैक्सिमम मैक्सिमम होगा, पाई बाय 2 पर मैक्सिमम होगा, 3 पाई बाय 2 पर मैक्सिमम होगा, 5 पाई बाय 2 पर मैक्सिमम होगा, एंड सो ऑन। आप पाई बाय 2 रखो यहाँ पर इसकी जगह पर, तो 1 आ जाएगी वैल्यू। 3 पाई बाय 2 रखो यहाँ पर तो 1 आ जाएगी, 5 पाई बाय 2 रखो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब मैं देखो, अगर नहीं आया तो पूछना कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको पाई बाय 2 के बराबर कर दूं तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ए इधर पहुंच जाएगा, ए अपॉन 2n ऐसे ही आया था पिछले नंबर में। इसको मैं इसके बराबर कर दूंगा, बराबर करूंगा तो पाई से पाई कट जाएगा, और ये ए इधर पहुंच जाएगा, 3a अपॉन 2n आ जाएगा, 2n आ जाएगा। फिर इधर इसको बराबर पाई से पाई कट जाएगा, ए इधर पहुंच जाएगा, 5a अपॉन 2n आ जाएगा, एंड सो। ठीक, ये किसके लिए हो गया, ये मैक्सिमम होगा सबके लिए, मिनिमम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मिनिमम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम से ही काम चलाते हैं। देखो n की जगह 1 रखो, n की जगह 1 रखो, n की जगह क्या रखो, 1 रखो, तो केवल एक ही टर्म में रखना है आपको, इसमें कितना आएगा a/2, कितना आएगा a/2। ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, a/2 पर क्या बन जाता है, तो केवल एक ही मैक्सिमम मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। अब उसके बाद n बराबर कितने रखो, 2 रखो, तो 2 बच्चों 2 में रखना पड़ेगा, 2 में 4 हो जाएगा, और यहाँ रखो 3a/4 हो जाएगा, तो आपको ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। तो ये होगा आपका a/4, और ये होगा आपका 3a/4। उसके बाद 3 रखो, 3 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 3 की जगह 3 रखो, यहाँ पर a/6 हो जाएगा, यहाँ रखो
3 रखेंगे 3a/6 हो जाएगा, यहाँ 5a/6 हो जाएगा। सबके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सॉल्व करता हूँ। a/6, 3a/6 और 5a/6 साइकिल 3 बनेंगे, क्योंकि 3 एंटी नोड है, इनको एंटी नोड बोलते हैं, प्रस्पंद बोलते हैं। कई बच्चों के दिमाग में, पढ़ो सबके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने ऊपर से ग्राफ क्यों लिया है, नीचे क्यों नहीं लिया। मीडियम वाला नहीं होना सर, मीडियम वाला नहीं है सर इसमें। इसमें ऊपर से ग्राफ क्यों बना है, नीचे से क्यों नहीं बना है, उसका कारण क्या है? देखो, इससे मीडियम पहले वाला। जो ग्राफ बच्चों, इससे पहले जो ग्राफ प्लॉट किया था ना, 2/a sin n pi x अपॉन a, किस किस के बीच में ग्रुप प्लॉट किया था? x i के बीच में प्लॉट किया था, यहाँ साई था और ये था x = 0 से। यहाँ की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। अगर मैं इसमें π/2 रखता हूँ, इसकी जगह, पूरे की जगह, तो sin π/2 कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं इसकी जगह 3π/2 रखता हूँ, 3π/2, तो sin 3π/2 कितना होता है? -1 होता है। अगर मैं उसकी जगह 5π/2 रखता हूँ, इसकी जगह, तो 1 होता है। 7π/2 रखता हूँ, -1, अल्टरनेट चलता है। तो इसलिए वो ग्राफ जो है वो प्लस माइनस दोनों में ही मिलता है। यहाँ रखो, π/2 रखो, 1 मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमेशा। 3π/2 रखो, 1 मिलेगा, क्योंकि है साइन इस पर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिल सकती है। समझ में आया? इसलिए इसमें ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है, बाकी ग्राफ सेम है इसमें, लेकिन ऊपर ही ऊपर बनेगा, क्योंकि साइन इस पर लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल सकते थे, इसीलिए ग्राफ को मैंने नीचे से भी बनाया। ये तो इसके लिए ग्राफ में प्लॉट जो मैंने पिछले टर्म पे किया था वही आज आपको प्लॉट करना है, और ये वाला अलग से करना है। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो बेझिझक, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम पे अपन फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। और जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है वो फीस जमा करवाएं, जैसे एक आध कोई बच्चा है जिनकी शायद नहीं जमा हो, ठीक है? सर वो नीचे वाला लिखना नहीं है सर, जो साई बराबर √2/a लिखा है सर, ये लिखना है सर। लिखना है ये वाला, सर वही जी वाला, लिखना सर जी है। वाला सर, जिन लिखना है सर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बेझिझक पूछ सकता है मेरे से, शर्माने वाली कोई बात है नहीं इसमें, और ना ही आपको रटने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि रटना है।